जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम यहाँ पे सीटेट मैथ पेडागॉजी के क्वेश्चंस और आंसर लेके आए हुए हैं आपके सामने। इसके पहले हमने इनके 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जाइए और इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और वो वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो जो ये नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उनमें आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा 10वां पार्ट है। इसके पहले हमने 9 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले, 4 सफ़ेद फूल हैं। यदि ट्यूलिप के फूल में में 6 पंखुड़ियाँ हैं तो उस गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं? हमें क्या ज्ञात करना है? पंखुड़ियाँ ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है कि कुल फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें कितने फूल हैं अपने पास? 5 गुलाबी फूल हैं। ठीक है, लिख लेते हैं 5 गुलाबी प्लस 10 लाल प्लस 12 पीले प्लस 4 सफ़ेद। टोटल कितने फूल हो गए? 10 5 15, 15 12, 15 27, 27 4 31। टोटल कितने फूल हो गए अपने पास? 31 फूल हो गए। अब वो क्या बोला है, यदि ट्यूलिप के फूल में 6 पंखुड़ियाँ हैं, मतलब हर फूल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 6 पंखुड़ियाँ हैं। तो कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं? तो 6 कम 6, 6 और 6 3 18, मतलब 186। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। तो इसमें क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं तो उसमें हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि घटते हुए क्रम पहले आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर से छोटी संख्या, फिर से छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। ठीक है, तो 35 68, ठीक है। यहाँ पे 25 42 यहाँ तक सही है। फिर ये 52 49 आ गया, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्योंकि ये 52 49 कहाँ होना चाहिए? पहले होना चाहिए। पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। 52 49 सही है, 35 68 सही है, 25 42 सही है, 22 50 सही है, 48। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। क्योंकि घटते हुए क्रम में संख्याएं बड़ी से छोटी की तरफ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, 1000 का हम क्या निकालना है उसका? देखिए कितने उसके अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1000 लिख दिए। अब उसको क्या करते हैं, भाग देते हैं किसे? 2 से। तो 2 पंचे 10, 500 बार गया। फिर 2 से जाएगा कितने बार जाएगा? 250 बार गया। फिर कितने बार जाएगा? 2 से कहेंगे तो 125 बार गया। फिर किससे जाएगा? 5 से आएगा तो कितने बार गया? 5 2 10 और 5 25। फिर इधर लिखता हूँ कितना आ गया? फिर 5 और 25 आ गया इधर। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? देखिए वो किससे किससे डिवाइड गया? 2 से गया और 5 से गया। ठीक है, किससे किससे गया? 2 से गया और 5 से गया। तो इसमें कितनी गुणनखंडों की संख्या हो गई? सिर्फ 2, क्योंकि 2 और 5 से गया, ना तो 3 से गया, ना 4 से गया, ना 5 से गया। तो मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सिर्फ 2 है, 2 और 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यदि 998 में संख्या 998 में यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक और नई संख्या में अंतर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए, संख्याओं को बदल दीजिए। क्या है? 998 है, 998। यहाँ पे हम थोड़ा पेन को कम किए लेते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मोटा चल रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? 998 यदि पहले और तीसरे को बदल दिया जाए, किसको बदल जाए? पहले और तीसरे को बदल दिया जाए। ठीक है, पहला कितना है था? पहले और तीसरे को तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 9 और 9। ठीक है, और बदल दिया जाए पहले तीसरे को आपस में बदल दिया तो अंतर कितना हो जाएगा इनके बीच? तो 998 और 889 करेंगे कितना हो जाएगा? 99। और क्वेश्चन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 976.21 और 243.72 के योगफल में से 921.94
0 और 212.85 के योगफल को घटाया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कि हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले इन दोनों क्या करना है, हमको जोड़ लेना है, फिर क्या करना है, इन दोनों को भी जोड़ लेना, और फिर क्या करना है, इन दोनों का जो जोड़ आएगा उसको घटा देना है दोनों को। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट घटाता हूँ। क्या आएगा इसमें, देखिए 2 2 1 3 7 2 9 दशमलव 6 3 9 7 4 11, हाँ चला 1 9 1 10 2 12, कितना आ गया आपके पास 12 19.93। और इसका क्या मिल जाएगा हमको, 5 8 2 10 की 0, हाँ सिलाई 1 2 1 3 1 4 2 1 3 और 9 2 11। ठीक है, आपको ये संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या बोला है कि इनको घटाया जाए, इनको घटा दीजिए। तो 12 19.93 और 11 34.05 में आप घटाएंगे, अपनी नोटबुक में घटाइए वीडियो को पॉज करके, तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, 85.88। आप अपनी नोट में वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट नंबर 9 अगर देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। पिछले पार्ट में हमने इसमें बताया गया था कि एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो देखिए एक वृत्त हो गया अपना, क्या एक कोई वृत्त हो गया, यहाँ पे क्या बना लेते हैं, यहाँ पे ना वृत्त बना लेते हैं। तो एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, 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 यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, मतलब कितनी अनंत रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें क्या असीमित हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, असीमित हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट है। असीमित मतलब अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वृत्त है, हम वृत्त को कहीं से भी काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते हैं। 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, कौन सी आकृति बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हम 6 समबाहु त्रिभुज वाला क्या एक ले लेते हैं, यहाँ से डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, डायग्राम ले लेते हैं। क्या ले लिया हम लोग, डायग्राम ले, 6 सममित वाला क्या ले लिया हम लोग, एक डायग्राम ले लिया। ठीक है, ये क्या बोलता है कि सॉरी यहाँ पे क्या, हाँ अब इसमें क्या बोल रहा है कि 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्न में से कौन सी आकृति बना सकते हैं। बिल्कुल इसमें आपको कौन सी आकृति बना सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम देखते हैं सभी कोनों को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कितना त्रिभुज बन गया, 2 3 4 5 6। तो क्या क्वेश्चन पूछा कि 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्नलिखित से कौन सी आकृति बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं, इसमें समषष्ठभुज बना सकते हैं। 6 त्रिभुज के उसके क्या बना सकते हैं, हम समषष्ठभुज बना सकते हैं। ठीक है, यही था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे की तालिका में 2 स्तंभ x और y है। स्तंभ x में दिए गए कोण के प्रकार से स्तंभ y में दिए गए कोण के माप में मिलान कीजिए। ये सही जोड़ी टाइप से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, देखते हैं। न्यून कोण क्या हो, अधिक कोण, ऋज कोण और समकोण। और इधर क्या दिया गया है, कोणों के माप का अंश में वैल्यू दी गई है। तो हम अपनी पिछली कक्षाओं में हमारे अब वीडियो देखिए तो हमने बताया है कि न्यून कोण
क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री से कम कौन सा है, 45 डिग्री है, बिल्कुल सही। फिर क्या बोला है कि अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से अधिक हो, जो 90 डिग्री से कितना हो, 120 डिग्री। ठीक है। फिर क्या बोला है, समकोण, समकोण आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और सारे ऑप्शन हो गए। तो और ऋज कोण क्या हो गया आपका, ऋज कोण हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, क्योंकि पहले का ऑप्शन नंबर 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 ग्राम है, ऐसे 2200 सिक्कों का भार कितना होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, किलोग्राम में दिया गया है, और यहाँ पे ऑप्शन पे किलोग्राम और ग्राम दोनों पूछा गया है। तो चलिए हम इसको पहले ग्राम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 1500 सिक्कों का भार कितना है, 1500 सिक्कों का भार कितना है, 9 किलोग्राम। तो इसको किलोग्राम को ग्राम में बदलें क्या हो जाएगा, ये 9000 ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर क्या कहता है, 2200 सिक्कों का भार निकालना है। तो एक सिक्के का भार कितना हो जाएगा, अगर 1500 सिक्कों का भार कितना हो गया, 9000, तो एक सिक्के का भार कितना हो जाएगा, 9000 बटे 1500, कितना हो गया, 0 से 0, 0 से 0, 15 छक्का 90, 6 हो गया। ठीक है। तो 2200 सिक्कों का भार कितना है, एक सिक्के का भार कितना हो गया, 6 ग्राम। तो 2200 सिक्कों का भार निकाल लीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए। तो 2200 गुणे 6 कितना हो गया, 0, 0, 6 दूनी 12 के 2, यहाँ से लग 6 दूनी 12 1 13। तो क्या हो जाएगा, ये 13,200 आ गया। 13,000 क्या है, 13 किलोग्राम और 200 ग्राम। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीमा ने एक 5.1 मीटर लंबाई की साड़ी खरीदी। ठीक है। उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर पर 30 मीटर लंबा एक सुंदर डिजाइन है। ठीक है, मतलब उसकी ड्रेसिंग में एक या 30 मीटर लंबा सुंदर कुछ कपड़ा है, डिजाइन है। इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वह इस साड़ी की एक लंबाई को इस डिजाइन से ट्रेस करना चाहती है, जिसे वह बाद में पेंट करती है। ठीक है। उसे कितनी बार इस ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना होगा कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, मीटर, पहले तो हम यूनिट देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन में पहले क्या देते हैं, यूनिट देखते हैं। इसमें क्या दिया है, मीटर दिया गया और सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे हम पहले पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 5.1 मीटर लंबी, तो इसको सेंटीमीटर बदल देंगे क्या हो जाएगा, 5.1 मीटर को हम बदल देंगे क्या हो जाएगा, 510 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको आप याद रखिए। फिर क्या बोला, सीमा के पास ट्रेसिंग पेपर की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो अब उसका एक की लंबाई डिजाइन पता करना है, तो इसको भाग दीजिए। तो 3 कम 3 3 कम 3 और वहाँ से लग दो, और 2 सत्ते, तो सत्ते का इस कितना 17 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। इसमें सिर्फ इतनी लैंग्वेज आपको सिर्फ डराने और फंसाने के लिए दिया गया, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। आप इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करिए और इस सेंटीमीटर का भाग दीजिए। क्योंकि उसने क्या बोला है, पूछा है कि एक लंबाई इस डिजाइन की ट्रेस करना चाहती है जिससे बाद में पेंट करता है, उसे कितनी बार ट्रेसिंग पेपर का उपयोग करना होगा। तो उसे कितने बार करना होगा, 17 बार उसे उपयोग करना होगा। कितनी बार करना होगा, 17 बार उपयोग करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9:10 10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था। आप हिसाब लगा लीजिए। अगर आपको समय का ज्ञान है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या समय रहा होगा, 9:10 से 9:10 सुबह
से 4 घंटे पहले क्या रहा होगा? 4 घंटे भी हिसाब लगा लीजिए, क्या रहा होगा? 4 घंटे मतलब सुबह 4:50 रहा होगा। क्यों? देखिए 9 से आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 घंटे पहले 8, 7, 6, 4, 6, 5 आ गया। ठीक है, और चूँकि क्या है 20 मिनट भी है और इधर 10 मिनट ज़्यादा है और इधर 20 मिनट है, कितना हो गया? 50 मिनट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 घंटे 50 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर हो गया 3, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी चित्रलेखा ने 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा? यदि उनकी संख्या क्या है? 50। सारा खेल यहीं पे है। देखिए इसमें क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्या बोला है? किसी चित्रलेखन 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, 1000 मान लो समाचार पत्रों को किससे निरूपित करते हैं? एक्स से निरूपित करती है। ठीक है, हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीक का उपयोग किया? यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, क्या बोला? कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा कि यदि उनकी संख्या क्या है? 50 से 100। ठीक है, देखिए हमने 1000 को क्या मान लिया है? 1000 क्या मान लिया है? एक्स माना है। तो 50 से 100 में कितनी बार मतलब 1000 में ऐसे कितनी बार हम गुणा करें क्यों क्या आ जाए? 50 से 100 आ जाए। तो 8 बार गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 8000 आएगा। तो हम क्या लिख दें? मतलब 8 बार एक्स लिख दें हम। क्यों? क्योंकि हमने 1000 क्या माना? एक्स माना है। तो इसको क्या लिख दें? हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8x। हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? 8x लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट 8x लिख दें। ठीक है, क्या लिख दें? डायरेक्ट इसको 8x लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? 8x। 8x का मतलब क्या हो गया? 8000। अब इसमें क्या बचा? 8 85 100 था। 85 में 8000 को क्या लिख दें? हम 8 से लिख दें। और क्या बचा? 500 बचा। तो 500 में क्या लिखेंगे? जब हम 1000 को x लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको x/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 को हम जब x लिख सकते हैं तो 500 क्या लिख सकते हैं? x/2। 1000 का आधा ही है ना, तो वही x/2। तो यहाँ पे क्या आ गया? तो कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाए यदि उनकी संख्या 50 है? तो कितने प्रतीक हुए? 8x प्लस x/2 था। तो कितना आ गया ये? इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या आ जाएगा? 8.5x। ठीक है, 8.5x आपका ये आ गया। अब क्या बोला है कि प्रयोग किए गए प्रतीकों की संख्या कितनी है? तो क्या करना? बस इसमें कुछ नहीं, x का भाग दे दीजिए, खत्म। 8.5 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ से हम 4-5 क्वेश्चन किसके देखेंगे? पेडागॉजी के देखेंगे, जो हमें थ्योरेटिकल रूप में मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है? कौन सा संख्या पूर्व कौशल है? इसमें क्या बोल रहा है? पहला क्या है कि संख्याओं के चिन्हों को पहचानना, संख्याओं के शब्दों लिखने की योग्यता, तीसरा गिनती लिखने की योग्यता, चौथा वस्तुओं के वर्गीकरण करने की योग्यता। देखिए संख्या पूर्व कौशल की बात कर रहा हूँ। हमें संख्या के जानने के पहले उसे कौन से कौशल होना चाहिए? तो इसमें सबसे सटीक बैठता है ऑप्शन नंबर 4, मतलब उसको वस्तुओं को वर्गीकृत करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों में क्या है वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता संख्या पूर्व कौशल है। इसमें क्या होता है? पूर्व संख्या अवधारणाएं जो हैं प्राइमरी स्कूल में वर्षों के दौरान बच्चों में विकसित की जा सकती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले संख्या पूर्व कौशल के अंतर्गत बच्चों को वस्तुओं को वर्गों में बांटना
क्रम में रखना, उनकी तुलना करना, उसके बारे में जानना, ये क्या होता है, ये संख्या पूर्व कौशल है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। वह वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन में कि किस चरण पर। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले वैन हेले का ज्यामितीय चिंतन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज्यामितीय चिंतन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे यह नहीं होगा, ज्यामितीय चिंतन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन में वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन कितने प्रकार का दिया गया है। इसमें वैन हेले का ज्यामितीय चिंतन, यहाँ पे वैन हेले का ज्यामितीय चिंतन कितने प्रकार से दिया गया है, 5। अगर वैन हेले का आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसने ज्यामितीय चिंतन को 5 स्तरों में विभाजित किया है। इसमें पहला स्तर क्या होता है, पहला स्तर होता है जीरो क्या होता है, दृश्यीकरण। पहला क्या होता है, दृश्यीकरण। इसमें क्या होता है, दृश्यीकरण इस स्तर में वैन हेले ने क्या बोला था कि इस स्तर पर छात्र आकृतियों को उनकी परिस्थिति से पहचान सकते हैं। ठीक है, मतलब जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, किसी भी आकृति को उसकी उपस्थिति से ही केवल पहचान सकते हैं, मतलब सिर्फ उसको देख के ही पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्तर क्या था ज्यामितीय चिंतन का वैन हेले का, वो विश्लेषण स्तर था। क्या था, विश्लेषण स्तर था। ये कौन सा स्तर था, विश्लेषण क्या था, ये 1 नंबर का स्तर, ये स्तर नंबर 1 क्या था, ये स्तर नंबर 0 था, दृश्यीकरण। स्तर नंबर 0 क्या था, विश्लेषण का विश्लेषण। मतलब विश्लेषण स्तर पर क्या होता है, छात्र आकृतियों के गुणों का वर्णन करते हैं। पहले में क्या था, आकृतियों की उपस्थिति का वर्णन था, और दूसरे में इसमें क्या होगा, दूसरे स्तर में क्या होगा, आकृतियों के गुणों का वर्णन होगा। फिर तीसरा क्या था, ज्यामितीय चिंतन में तीसरा स्तर क्या था उसका, अनौपचारिक निगमन। क्या था तीसरा, अनौपचारिक निगमन। इसमें क्या था, औपचारिक निगमन में छात्र आकृतियों और उनकी विशेषताओं के बारे में समझने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किस तीसरे स्तर में क्या था, क्या कह रहा है वैन हेले कि छात्र आकृति और उसकी विशेषताओं को समझने में सक्षम होगा। फिर चौथा क्या था इसका, अनौपचारिक निगमन। ये क्या था, तीसरा था। मतलब चौथा स्तर क्या कहता है, मतलब ये पहला स्तर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा स्तर क्या कहता है, औपचारिक निगमन में क्या होता है, छात्र ज्यामितीय गुणों के बारे में एक सार विवरण के साथ कार्य करने में सक्षम होंगे और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं ये जो वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के 5 चरण, मैं आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमें फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं इसमें लास्ट में अपने व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, आप उसमें हमें संपर्क कर सकते हैं, और मैं वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के 5 चरण को आपके पास भेज दूंगा। और साथ में अगर आपको ये फ्री PDF भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में हाय लिख के और अपना नाम भेज सकते हैं, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। चलिए, तो क्या बोलता है, हम चौथा स्तर हो गया कि इसमें छात्र ज्यामितीय गुणों के बारे में एक विवरण के साथ कार्य करने में सक्षम होंगे और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, और पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा स्तर क्या बोलता है इसका, कि दृढ़ता स्तर पर छात्र ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद से वस्तुएं बना लेते हैं तथा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 5वें स्तर में बच्चे खुद से बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, वस्तुएं। तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सभा को विभिन्न अभिमन्युओं में आयतों का सेट दिया गया है, उसमें दिए गए आयतों की विपरीत भुजाएं क्रम से समान थी, वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण में है। तो आपने इसमें क्या, किस चरण में होगा, ये होगा चरण नंबर, ये विश्लेषण में होगा। विश्लेषण में क्या था कि छात्र आकृतियों के गुणों का वर्णन करते हैं, क्योंकि इसमें आयतों के सेट का वर्णन, क्या उसके गुणों का वर्णन है, क्योंकि उसकी भुजाओं के समान है। तो आयत की भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, मतलब ये क्या है, समान आयत की भुजाएं जो समान है, उसका क्या है, गुण है, उसका विश्लेषण है। इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण और अवगमन हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है, इसमें से कौन सा संबंध
है, इन्हें बहु आधारित अंकगणित ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है। अभी थोड़ा सा आपको साउंड में थोड़ा पानी गिर रहा है बाहर, इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ हो रही है, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करिएगा। तो क्या बोल रहा है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगमन हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्न से कौन सा संबंध है? इन्हें बहुआकार अंकगणितीय ब्लॉक खंड के लिए जाना जाता है। ये जो सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? ये सिद्धांत है जॉल्टर पी डाइंस। ये किसका सिद्धांत है? जॉल्टन पी डाइंस। आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कहता है, अध्यापक उस स्थिति को बनाने में सहायता करते हैं जहां बच्चे अवधारणाओं को खोजते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, अध्यापक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हैं जो गणित अवधारणाओं के विकास के लिए आवश्यक है। तीसरा कहता है, समस्याओं समाधान हेतु शिक्षक केवल मानक कलन विधि का पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये आपका यह विशेषता नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्यों? केवल मानक विधि का उपयोग लेने से आप किसी भी गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, मतलब ये वाला आंसर, ये विशेषता नहीं है। और चौथे, अध्यापक अपनी कक्षा में अनुभवात्मक अध्ययन वातावरण रखते हैं, बिल्कुल ये सही, ठीक है। तो ये क्या राइट है, ये विशेषताएं हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 का विशेषता नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है, सचिन तेंदुलकर की जर्सी 10 अंकित है। कल मैं अपने चाचा के घर बस 234 से गया था। तो इसमें क्या बोल रहा है, संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है? मतलब ये सब देकर बच्चा गणित के किस पहलू का उल्लेख कर रहा है? गणन ये नहीं होगा, अंकित और नामिक ये लग रहा है, क्रम सूचक नहीं, संख्यात्मक वहाँ नहीं। देखिए 10 अंकित क्या है, नंबर 10 क्या है, ये अंकित है, ठीक है। और ये क्या है, और 234 बस संख्या 234 क्या है, नामिक है, ठीक है। तो क्या है, सचिन की जर्सी पर नंबर 10 अंकित है तथा बस पर 234 संख्या क्या है, नामित है, ठीक है। तो 10 अंकित है और 234 क्या है, नामित है, मतलब उस बस संख्या का नाम क्या है, 234। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है, किसमें विशेष बल देती है? पहला क्या ऑप्शन क्या होता है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 से आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए मैं इसका एक अलग से वीडियो तैयार करूंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो पहला क्या बोलता है, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर। दूसरा क्या बोलता है, रोजगार देने के प्रबंधन पर। तीसरा बोलता है मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंधन पर। और चौथा बोल रहा है प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। तो सबसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विशेष बल क्या है, किसमें है, प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। इस पे सरकार का बहुत ज़्यादा बल है कि प्रत्येक बच्चे का क्या हो, उसकी क्षमता का विकास हो। और अगर आपको फ्री PDF चाहिए और कोई भी कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर PDF चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 86 02 11 82 28। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हाई लिखिए और अपना नाम सेंड करिए। मैं आपको ये पूरी PDF व्हाट्सएप में बिना किसी कॉस्ट के सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो इस बार जो दिसंबर में CTET होने वाला है उस पर वो सफल हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।